और ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी बोथ, दैट इज 0.2 हो गया, है ना। फॉर्मूला अपन लगा ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना था आपके पास, पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, सो दैट बिकम्स 0.6 इज इक्वल्स टू P of A plus P of B minus P of A intersection B is 0.2. So that becomes PA plus PB is equals to 0.8. ये 0.8 आ गया, है ना। अब अपने से निकालना क्या है, PA बार प्लस PB बार निकालना। एक्चुअली ना वो जैसे आप जो सोच रहे होंगे ना, मुझे लग रहा है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्चुअली में PA बार प्लस PB बार दे क्या रहा है। तो वो पी ए बार प्लस पीबी बार का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब दीज दो अलग अलग चीजें। जैसे यदि मैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिखूंगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, मतलब इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं बेसिकली। ये तो यूं समझ लो आप सीधे सीधे कि एक तरह से क्या है, ये दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं अपन, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है ए और बी, उसको अपन ऐड कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी 0.8 आ गया, अपने को पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार निकालना था, तो दैट बिकम्स बेसिकली 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस 1 माइनस पी ऑफ बी, तो 2 माइनस 0.8 आ गया, 1.2 आ गया। लेकिन जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेसिकली। आप सोचो कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ रिप्रेजेंट कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअली। हाँ सर, वो मैं सोच रहा था कि जैसे ये एक ही सेट के एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 से बाहर कैसे जा सकती है, मतलब किसी चीज की। नहीं, वो एक तो ये एक्चुअली पी ए बार है ना, मतलब ये क्या हो रहा है, आप यदि जैसे वेन डायग्राम से समझो ना, आपने दो प्रोबेबिलिटी को ऐड करा है ना, एक्चुअली अलग अलग दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा है, तो वो तो 1 से ज्यादा जा सकती है ना। कि हो क्या रहा है कि पी ए बार, भले आप ठीक इंटरसेक्शन सबको दे रखा है, ए बार बोलोगे तो क्या होगा, ये पूरा जाएगा आपके ए को छोड़कर, और बी बार मतलब बी को छोड़कर, उन दोनों को आपने डायरेक्टली ऐड करा है, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी को ऐड करा है, तो वो 1 से ज्यादा आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर एक और डाउट है। हाँ सर एक्चुअली है ना, जैसे दो मेन और दो वुमेन है, उनमें से अपने को कमेटी बनानी है दो पर्सन की, मतलब दो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सर जब इसका सिंपल स्पेस बनाएंगे तो इसके ऑर्डर का सफल भी जरूरी है क्या, जैसे पहले मेन को सिलेक्ट कर लिया, पहले वुमेन को सिलेक्ट, मतलब बाद में वुमेन को सिलेक्ट। नहीं, यदि आप कमेटी बनानी है तो यू हैव टू ओनली सेलेक्ट। तो लेकिन सर कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें भी हेड टेल का हम मतलब कैसे जज करते हैं कि हम पहले हेड और टेल को अलग अलग डिफरेंस मानते हैं। नहीं, उसमें ये रहता है कि यदि आप कॉइन को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस रहेगी। आपने बोला, जैसे मैंने बोला कि आप 3 कॉइन को मैंने टॉस करा, अब 3 कॉइन में एक बार आपको हेड चाहिए, अब 3 कॉइन में एक बार हेड चाहिए, तो हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड, ये तीनों केस अलग अलग माने जाएंगे। हाँ सर, ये तीनों केस अलग अलग माने जाएंगे। हाँ सर, वो है ना लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने हमसे बोला होता कि पहले वाले पर्सन को सिलेक्ट करो उसके बाद दूसरे पर्सन को सिलेक्ट करो, तो मेन और वुमेन का फिर मतलब सफल होना इम्पोर्टेंट जाएगा कि पहले वुमेन। हाँ, वो केस अलग हो जाए, वो आप सही बोल रहे हो। यदि वो हाँ, बोलते हैं कि भाई 1 बाय 1 पहले मैंने इसको लिया फिर इसको लिया फिर ऐसा, तो वो अलग अलग केस हो जाएगा अपने पास। मतलब सर अपन जैसे कॉइन को टॉस करते तो वो वाला केस तो कॉइन में अपने आप ही आ जाता है, जैसे फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड आया टेल आया, सेकंड वाले को टॉस किया तो हेड आया, वो उसमें कंडीशन देने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने आप ही आ जाती है कॉइन के केस में। मतलब वो देखो, मैं ना उसको एक्चुअली वही है बात, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि मतलब क्वेश्चन किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और वो एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रहा है, वो एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रहा है। अब जैसे ये जो मैं केस की बात कर रहा हूँ ना, ये केस मतलब सीधे सीधे मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, दोनों स्टेटमेंट के लिए ये केस लगेगा। दो स्टेटमेंट, दोनों दो एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ कि मैंने आपसे बोला कि मैंने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, उसमें एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, उसमें एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये 3 केस है, टोटल केस 8 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। हाँ सर। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ,
three coin tossed simultaneously. 3 coin tossed simultaneously. What is the probability that exactly one coin have head? Exactly एक coin पर head आए. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसका भी आंसर 3/8 आएगा कि नहीं? हाँ सर, आना तो चाहिए, है ना, 3/8 ही आएगा उसका आंसर, 3/8 ही आएगा. सर जैसे वो जैसे एक में से अपन 3 डिफेक्ट मतलब तीन बॉल सेलेक्ट करते तो हाँ. उनका बताते कि कोई से डिफेक्टिव है या नहीं है, हाँ तो भी सेम कॉइन वाला सिस्टम लग जाएगा. हाँ 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 हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि आप एक एक करके एक्सपेरिमेंट करो या एक साथ करो, दोनों एक ही चीज है. एक एक करके करोगे तो डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आपने पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर जैसे जैसे मान लो मैं 2 केस और बताता हूं आपको, तो वो और क्लियर हो जाएगा आपको. कि मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है. अब इसमें मैंने बोला कि मैंने 3 कार्ड निकाले, ठीक है, 3 कार्ड सक्सेसिवली, मैंने 3 कार्ड सक्सेसिवली ड्रॉ करे. एक बार मैंने बोला कि विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार मैंने बोला कि 3 कार्ड मैंने ड्रॉ करे सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है. दूसरी बार मैं बोलता हूं कि सेम 3 कार्ड मैंने ड्रॉ करे विद रिप्लेसमेंट, सेम 3 कार्ड मैंने ड्रॉ करे विद रिप्लेसमेंट, ठीक है. और एक बार फिर मैं बोलता हूं, ठीक है, कि मतलब इन दोनों केस में सक्सेसिवली 1 बाय 1 कर रहा हूं, है ना, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, इसमें विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, ठीक है. 3 कार्ड ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है. लेट्स से दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3. बताओ इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट सेम बोलते हो आप? पहले में मैंने क्या करा, विदाउट रिप्लेसमेंट करा. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला कार्ड निकाला, बिना कुछ चेंज करे फिर दूसरा कार्ड निकाला, बिना कुछ चेंज करे फिर तीसरा कार्ड निकाला, ठीक. मतलब बचे हुए 51 में से सेकंड निकाला, फिर बचे हुए 50 में से थर्ड निकाला. सेकंड में मैंने क्या, विद रिप्लेसमेंट, पहला कार्ड निकाला, उसको रख दिया, देख लिया, उसको रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है, देख लिया, फिर रख दिया, फिर तीसरा कार्ड निकाला. ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है. सेम मैं तीसरा बोल रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं करा, 52 कार्ड है, 3 कार्ड सीधे निकाल लिए मैंने. सर फर्स्ट सेम होता है, बोलो. फर्स्ट और थर्ड सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम. आप टोटल एक्सपेरिमेंट 52 C3 लिखना चाहो वो लिख लो, या 1 बाय 1 आप करना चाहो, पहले कार्ड की ये आ जाए, सेकंड ये आ जाए, थर्ड ये आ जाए, वो कर लो आप, ठीक है. सेकंड वाले में आप ध्यान से सोचो ना, तो सेकंड वाले में बेसिकली 3 बार आपने एक्सपेरिमेंट करा है. आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करा है सेकंड वाले में. इसमें एक्सपेरिमेंट एक ही हुआ, इसमें तो क्या एक्सपेरिमेंट 3 हो गए. आपने पहला कार्ड निकाला, वो आउटकम देख लिया, उसको रख दिया. अब सेकंड कार्ड जब आप निकाल रहे हैं तो पहले का काम ही खत्म हो गया ना, अब तो नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया. व्हेन यू आर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, देयर द न्यू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ही नया हो गया. फिर आप थर्ड कर रहे हैं तो फिर वो आपके पास एक्सपेरिमेंट नया हो गया, फिर वो एक्सपेरिमेंट नया हो गया आपके पास. तो इसलिए इस वाले में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ही आपके पास 3 बार हो गया. तो जब आप ये करते हो एक ही आप सीधे 52 C3 ऐसा ले सकते हो, ठीक है, राइट. और इसमें तो खैर केसी अलग हो गया अपने पास. हाँ सर, आ गया समझ गया, ठीक है ना, राइट. थोड़ा सा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी में हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो आप सबसे पहले टोटल केस समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली टोटल केस मुझे क्या लेने चाहिए, ठीक है ना. टोटल केस लेने के बाद फिर अपन फेवरेबल केस पे जाता है, ऐसा. हाँ, तो लास्ट क्लास में अपना कहां तक हुआ था, कंडीशनल और इंडिपेंडेंट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो इंडिपेंडेंस को अपन बस स्टार्ट ही करा था मैंने, वो थोड़ा सा रिलेट करा था, फॉर्मूला उसका बता दिया था. उसके साथ फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अपन बात करना स्टार्ट करा था अपन ने.
देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इतना अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि P ऑफ A बाय B मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड, B इज ऑलरेडी हैपेंड। इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला अपन ने लिया था P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। इसी में मैंने फर्दर ये पॉइंट लिया था कि P ऑफ A बाय B, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए रिवीजन बुकलेट है ना, एक रिवीजन बुकलेट है तो सही, हर्ष रिवीजन बुकलेट है एक। तो P ऑफ A बाय B अपन ने लिया P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। इसी से फर्दर मैं कंक्लूड ये कर रहा था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं लिख सकता हूं P ऑफ A बाय B इंटू P ऑफ B। यहां तक मैंने लिखा था P ऑफ A बाय B इंटू P ऑफ B लिखा था, ठीक है। देन इसके बाद फिर अपन बात कर रहे थे कि इफ P ऑफ A बाय B इक्वल्स टू P ऑफ A आ जाए, कब आएगा? जब A की प्रोबेबिलिटी B पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। ओके हर्ष, P ऑफ A बाय B इज इक्वल्स टू P ऑफ A कब आएगा? जब A की प्रोबेबिलिटी B पे डिपेंड नहीं करे, B के साथ एसोसिएटेड नहीं हो। B के होने के बाद में A निकालूं या डायरेक्टली A निकालूं, दैट इज ऑलवेज सेम। तो उस केस में P ऑफ A बाय B को मैं P ऑफ A लिख सकता हूं। For example, and in that case, this is called basically independent events. उसको मैं बोलता हूं independent events, independent event, ठीक है। अब इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट से मैं बताता हूं कि बेसिकली कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, किसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स। कि जैसा मान लीजिए एक 52 प्लेइंग कार्ड्स का पैक है, ठीक। इसमें से मैंने एक कार्ड निकाला, इसका आउटकम देख लिया, वापस से रख दिया, फिर से एक कार्ड निकाला, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट 52 में से, मतलब ये मैंने विद रिप्लेसमेंट, एक तरह से इसको बोल सकते हो आप विद रिप्लेसमेंट, ठीक। फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर एक कार्ड निकाला बिना इसको रखे हुए वापस, फिर मैंने एक कार्ड और निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है। तो ये सेकंड वाले कार्ड के स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसके स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और पहले कार्ड के भी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यदि मैं इसको इवेंट A बोल दूं और इसको इवेंट B बोल दूं, इसको इवेंट A बोल दूं और इसको इवेंट B बोल दूं, तो पहले वाले केस में ये जो दूसरे कार्ड के स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये जो इवेंट B है, दिस इज इंडिपेंडेंट टू A। A वाला स्पेड आ जाए तो B के स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी तब भी वही रहेगी, जब A के स्पेड नहीं आ जाए तो भी B की प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट,
अपन ने वापस रख दिया है, तो वापस आप 52 कार्ड में से निकालोगे तो हमेशा स्प्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी। पहले वाला इवेंट हो जाए, ए हो जाए, उसके बाद भी बी की प्रोबेबिलिटी वही आएगी, और ए नहीं हो तो भी बी की प्रोबेबिलिटी वही आएगी। जबकि सेकंड केस में यदि ए हो गया, पहला कार्ड स्प्रेड आ गया, तो अब इसमें 12 स्प्रेड बचेंगे। उस वाले केस पे स्प्रेड आने की प्रोबेबिलिटी 12/52 हो जाएगी। और यदि ये स्प्रेड नहीं आया, सॉरी 12/50, और यदि ये स्प्रेड नहीं आया तो उस वाले केस में स्प्रेड, इस वाले के स्प्रेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 13/51। तो इनडायरेक्टली ये जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हो, तो आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, ये बी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज बी बाय ए। सो दीज आर द डिपेंडेंट इवेंट्स। इसको डिपेंडेंट हो जाए और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऐसा। सर ये b बाई a को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a नहीं बोल सकते क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a नहीं, b माइनस a नहीं बोल सकते इसको ना, b माइनस a नहीं बोल सकते। b माइनस a होगी, एक्चुअली b माइनस a होता है ओनली b माइनस a जो होता है दैट इज ओनली b। हाँ वो ये तो डिपेंडेंट है। हाँ सर सही है। तो वो अलग चीज होगा एक तरह से। ठीक है, b बाय a अलग चीज है और b माइनस a अलग चीज है। ठीक है, तो दिस इज द डिपेंड। तो एक्चुअली क्या ना, देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स अपने को थोड़ा बहुत स्टेटमेंट से समझना पड़ता है। क्वेश्चन एक्सप्लिसिट कर देता है कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट लेना है अपने को। जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वहां क्वेश्चन बोल देता है कि भाई ऐसा ले लेना है इसको। ठीक है, तो कुल मिला के वापस से अपन अपने मैथमेटिकल पार्ट पर आए। ठीक है, तो यदि p ऑफ a बाय b इज इक्वल टू p ऑफ a हो गया, तो ये p ऑफ a हो गया, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a into when a and b are independent, when a and b are independent, when a and b are independent, तो p of a intersection b को अपन लिख सकते हैं pa into pb, pa into pb। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि इसका इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा आल्सो ट्रू का मतलब ये है कि यदि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो p ऑफ इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू pa into pb होता है, और यदि किसी भी दो इवेंट के लिए ये वाली कंडीशन मैच कर रही है तो भी आप उन दोनों को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो कभी भी इंडिपेंडेंट चेक करना हो ना, वैसे तो अपन स्टेटमेंट से चेक करेंगे, कभी स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो पा रहा तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको ये तीनों चीजें दे दे तो ये लगा के देख लो, यदि ये लग रहा है तो वो तीनों इंडिपेंडेंट है, नहीं लग रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है बात? बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और रिलेशन टाइप से आप मान सकते हो, कि लेट्स से if A and B are mutually exclusive। ठीक है, मान लेते हैं कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब यह हुआ कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। याद है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या बोला था, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 होगी अपने पास। ठीक है, नाउ इफ
A and B are independent also. मान लेते हैं कि A और B इंडिपेंडेंट भी हो गई। अब इंडिपेंडेंट भी हो गई तो फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप PA इंटू PB भी लिख दोगे, लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब PA इंटू PB 0 आना चाहिए। तो PA इंटू PB 0 आने का मतलब इट इंप्लाइज या तो PA की वैल्यू 0 हो और या PB की वैल्यू 0। बोलो क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान लिया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है, मान लिया जो भी है, तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। अब मैंने बोला कि मान लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट भी है तो P ऑफ इंटरसेक्शन B शुड बी PA टू PB भी होगा, लेकिन PA इंटरसेक्शन B तो 0 भी दे रखा है, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो इसका मतलब या तो PA 0 हो जाए और या PB 0 हो जाए। PA 0 हो जाए, PB 0 हो जाए, तो इसका मतलब PA 0 हो जाए और PB 0 हो जाए, इसका मतलब तो फिर वो इवेंट हो ही नहीं इनडायरेक्टली, एक तरह से तो मतलब वो इवेंट हो ही नहीं। ठीक है, तो मतलब यूं तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इन जनरल यदि मैं बात करूं इन जनरल, तो PA एंड PB शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन जनरल अपन बात करें तो P और PB की वैल्यू 0 तो नहीं होनी चाहिए, 0 होने का मतलब तो इवेंट हुई नहीं ना, फिर तो वो एक ही इवेंट होगा एक तरह से। तो कंक्लूजन क्या हुआ? एक बहुत अच्छा कंक्लूजन इससे ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि यदि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Independent events cannot be mutually exclusive. बोलो, बोल सकते हैं ऐसा? समझ में आया कि नहीं वाला पॉइंट? सीधा सीधा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। अच्छा देखो, एक मतलब प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना आप, तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया मेरे पास। ये तो चलो अपन ने मैथमेटिकली बात करी, अपन यदि प्रैक्टिकली भी सोचे ना, तो अब आप ध्यान से सोचो। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? जो एक साथ नहीं हो सकती। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोला अपन ने? जो एक साथ नहीं हो सकती, ये बोला था, है ना? अपन बोल रहे हैं कांट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कांट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक साथ हो सकती है, एक साथ हो सकती है। अब आप ये सोचो कि यदि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक इवेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक इवेंट यदि दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों एक साथ हो सकती है ना, फिर दोनों के एक साथ होने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि जब एक दूसरे को इफेक्ट कर ही नहीं रहा है तो ये भी हो गया और एट द सेम टाइम ये भी हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, हो सकता है क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो ये भी हो गया साथ में ये भी हो गया। ऐसा हो सकता है ना, दोनों चीजें एक साथ हो सकती है ना, और दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, दोनों एक साथ हो सकती है, तो उसका मतलब यही तो हुआ, कांट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ऊपर का मत मिटाना। हाँ,
ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं, इसी में एक थोड़ा सा और मैं जनरलाइजेशन करता हूं। जैसे अपन ने अभी 2 इवेंट की बात करी कि भाई 2 इवेंट के लिए, ऐसे यदि 3 इवेंट के केस में अपन क्या बोलेंगे, 3 इवेंट का केस कैसा होगा बेसिकली। तो 3 इवेंट के केस में आपको क्या करना है, 2 टर्म्स इसमें है, 2 टर्म है इसमें। एक तो है पेयर वाइज है और एक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। If P of A intersection B is equals to PA into PB for 3 events, इसमें लिखना for 3 events A, B and C. For 3 events A, B and C. P of A intersection B is equals to PA into PB. P of B intersection C is equals to PB into PC, and P of C intersection A is equals to PC into PA, and P of A intersection B intersection C is equals to PA into PB into PC. लिख सकते हैं P intersection B equals to P into BB, B intersection C equals to this. ऐसा हो then A, B, C are mutually independent. Mutually independent events. And if, let's say ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। And if only 1, 2, 3 holds, but A intersection B intersection C is not equals to this. P of A intersection B intersection C is not equals to PA into PB into PC. Then A, B, C are called pairwise independent. पेयरवाइज है ना। इसमें 2 टाइप की टर्म है। यदि दो मिलके भी इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तीनों मिलके भी प्रोडक्ट मैच कर रहा है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो गई। और यदि केवल दो मिलके आ रहा है, तीनों का पेयर मैच नहीं कर रहा है, देन एबीसी आर कॉल्ड व्हाट, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट। तो एबीसी को अपन पेयरवाइज इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो पेयरवाइज आ जाए तो आप शुरू के 3 यूज कर पाएंगे, ये यूज नहीं कर पाओगे, और बाकी नहीं तो आप चारों यूज कर सकते हो, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। सर वो लास्ट में क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ओके सर। पेयर वाइज मतलब 2 करके है, पर तीनों वाला नहीं है।
A1, A2, A3 up to N are N independent events. Then probability of at least one event. फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है, ठीक है, कि आपके पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, कम से कम, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन फिर से रिपीट कर दूं, लास्ट वाली बोल रहे थे क्या? लास्ट वाली में मैं ये बोल रहा था कि आपके पास यदि 3 इवेंट्स के लिए, लास्ट में मैंने ये बोला था कि यदि ये 3 कंडीशन तो होल्ड करती है, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है और ये भी होल्ड कर रही है, ठीक है, लेकिन तीनों के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला था तो आप इसको क्या बोलोगे? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल देंगे, और सॉरी इसको पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ऐसी कंडीशन, बस 2 टर्म याद रखनी है आपको, एक्चुअली क्वेश्चन में दे देता है बहुत सी बार कि लेट ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो मैं इन 3 को यूज कर पाऊंगा, इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और मान लो बोल देता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में अपन चारों यूज कर लेंगे, बस इतना सा याद रखता, उसमें इतना सा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि आप 3 सर्कल बनाओ तो पेयर वाइज तो कॉमन आ रहा हो, लेकिन तीनों में आपस में एक साथ में कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा हो, ऐसा पॉसिबल है ना? तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि आपके पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन इवेंट की, एटलीस्ट वन इवेंट की। तो आप बता सकते हो कि 1 माइनस, यदि एटलीस्ट वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से क्या अपन माइनस करें, 1 में से अपन क्या माइनस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन के लिए? नॉन ऑफ वाली, नन ऑफ द इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द इवेंट। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द इवेंट, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पी ऑफ A1 भी नहीं हो, A2 भी नहीं हो, A3 भी नहीं हो, अप टू AN भी नहीं हो, A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन A3 बार अप टू इंटरसेक्शन AN बार। तो 1 माइनस किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि यदि A1 A2 अप टू AN n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, A1 A2 AN जो है यदि वो n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो A1 बार A2 बार अप टू AN बार भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। A1 A2 A3 अप टू N यदि इंडिपेंडेंट है तो A1 बार A2 बार अप टू N बार भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो इन सबको यदि मैं अलग अलग कर सकता हूं, और यदि इंडिपेंडेंट है तो अगेन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट में सबको अलग अलग कर सकते हो, तो प्रोडक्ट में सबको अलग अलग कर सकते हो। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब हो गया 1 माइनस पी ऑफ A1, 1 माइनस पी ऑफ A2 अप टू 1 माइनस पी ऑफ। सर वो उधर जो इंटरसेक्शन लगा हुआ है सर, वो वहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब पूरे में सब में यूनियन आ जाए? हाँ, और वो पूरे पर बात, दैट इज सेम, राइट राइट राइट, दैट इज सेम थिंग एज पूरे का यूनियन लगा के उस पूरे पे एक कॉमन बार लगा,
एक ही बात बिल्कुल पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी जैसे अपने पास 4-5 इवेंट्स देता है ना वो, तो 4-5 इवेंट्स वाले में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लो आप, फिर मैं अब पूरा कंपैरिजन में आपको बताऊंगा कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा इंटरसेक्शन और इन सब में। अब अपने पास सारे केसेस आ गए हैं, तो अब अपन देखते हैं कि किसमें कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है। हो गया सर। अभी नहीं हुआ। हाँ, अब इसमें ना जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है एक तरह से दिस फॉर्मूला इज सेम एज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वाला ही फॉर्मूला है। याद करो ए यूनियन बी का मतलब अपन ने क्या निकाला था, एटलीस्ट वन इवेंट ही तो निकाला था ना अपन ने। हाँ सर। हाँ, तो ये यस सर। फॉर्मूला है। मतलब अभी आप 2 इवेंट के लिए निकालोगे ना तो ए यूनियन बी वाला ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2 इवेंट के लिए यदि मैं ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लिखता 2 इवेंट के लिए, तो क्या लिखता हूं मैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिखता है ना, पी ए प्लस P, yes. This is what probability of at least one event, at least one event ये होता था, है ना। मतलब अब देखो आप, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना, ये सबसे जनरल फॉर्मूला है। दिस इज मोस्ट जनरल, इसमें कोई कंडीशन नहीं, मतलब इसमें मैंने कोई बात नहीं करी थी, ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना इंडिपेंडेंट, कोई बात नहीं करी, अपन ने जनरल लिखा। अब इसी से अपन if A and B are mutually exclusive, A और B यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, फिर मैं बोल दूं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मैं बोल दूं कि A और B इंडिपेंडेंट, तो उस वाले केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस वाले केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A और B इंडिपेंडेंट है तो A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को इंडिपेंडेंट के केस में, इंडिपेंडेंट के केस के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, PA इंटू PB। इंटरसेक्शन के लिए अपन लिख सकते हैं PA इंटू PB। ठीक है, राइट। हाँ। तो मतलब मेन ये जो फॉर्मूला है ये जनरल है, ये तो जनरल है। ठीक है, बाकी के सारे फॉर्मूले अपने इसी से निकलेंगे, बाकी के सारे फॉर्मूले इससे निकलेंगे। ठीक है, इसी में आप यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दोगे,
इसी में इंडिपेंडेंट कर दोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, अब जैसा मैं बता रहा था ना, ये फॉर्मूला एक ही है, दोनों फॉर्मूले एक ही, ठीक है। कि देखो दो के लिए यदि मैं फॉर्मूला लिखूं, दो इवेंट के लिए यदि मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1 माइनस p ऑफ a1 इनटू 1 माइनस p ऑफ a2, तो 1 माइनस क्या लिखोगे, 1 माइनस p ऑफ a1 माइनस p ऑफ a2 माइनस माइनस प्लस p ऑफ a1 इनटू p ऑफ a2, ऐसा लिखोगे, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस pa1 प्लस pa2 माइनस pa1 इनटू p, दिस इज सेम एज दिस वन, दिस सेम एज दिस वन, ठीक है। तो अब देखो दो चीज समझना आप, जब भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रही है तो सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट जीरो होगा, इंटरसेक्शन वाले पार्ट जीरो होगा। जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट हो रही है, इंडिपेंडेंट, तो वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी को पी बी इंटू पी सी लिख सकते हो। जितने फॉर्मूला अपन ने लिए हैं यूनियन इंटरसेक्शन में, वो सब अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, देखो भाई अपन 2 या 3 इवेंट के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पर उससे ज्यादा इवेंट आएगी और ज्यादा इवेंट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ज्यादातर इंडिपेंडेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये केवल एटलीस्ट 1 इवेंट के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं इसमें, जैसे आपने ये जो लिखा है ये वाला, ये P ऑफ A यूनियन B क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A यूनियन B क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, है ना। पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप एटलीस्ट वन बोलो या एग्जैक्टली वन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। एटलीस्ट वन बोलो या एग्जैक्टली वन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हो तो दो इवेंट तो एक साथ हो ही नहीं रही है, दो इवेंट तो एक साथ हो ही नहीं रही है, तो दो इवेंट एक साथ नहीं हो रही है तो उनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो क्या हो गया, एक तरह से जीरो हो गया। दो इवेंट तो हो ही नहीं रही है एक साथ, तो दो इवेंट हो ही नहीं रही है, तो एटलीस्ट वन इवेंट का मतलब एग्जैक्टली वन इवेंट, ठीक है ना। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आप चाहो तो ये पॉइंट लिख लेना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एटलीस्ट वन मतलब बराबर एग्जैक्टली वन ही होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की यदि मैं बात करूंगा तो उसके लिए एटलीस्ट वन इवेंट बराबर एग्जैक्टली वन, केवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब भी आता है जनरली सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है, इंडिपेंडेंट में जब भी आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऐड मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। बोलो, कंपैरिजन समझ में आया? अगेन अच्छा, और देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि हर इवेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हर इवेंट नहीं समझ में आती, कुछ कुछ समझ में आ जाएगी, कुछ कुछ नहीं समझ में आएगी। तो जो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, उस पर दिमाग मत लगाना आप, उसमें आपको ये सारे डेटा वो देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप तो ये सारा ये वाला फॉर्मूला लगा देना जिसमें नहीं समझ में आए, और जिसमें समझ में आ रहा तो अकॉर्डिंगली वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले ही सेम मेरे पास, ये आप लगा सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं केस? बाकी तो अभी अपन प्रॉब्लम्स लेते हैं इस पे, सब पे कब पे कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अभी अपन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा और सीन समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कब अपने को कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला बताया था आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट है? सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ एटलीस्ट वन और वो एग्जैक्टली वन बराबर कैसे हो जाएगा, वो एक और बार बता दो। कौन सा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एटलीस्ट वन बराबर एग्जैक्टली वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, 2 इवेंट हो जाए, 3 इवेंट हो जाए, ये होता है ना। एटलीस्ट वन का मतलब 1 इवेंट हो जाए, 2 इवेंट हो जाए, 3 इवेंट हो जाए। लेकिन जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हो तो एक बार बताओ कि 2 इवेंट एक साथ कैसे हो पाएगी, 3 इवेंट कैसे हो पाएगी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हो तो आपका जो वेन डायग्राम है वो तो ऐसा ही बनेगा ना, कॉमन पार्ट तो आएगा ही नहीं ना। तो जब कॉमन पार्ट नहीं आएगा तो ए यूनियन बी निकालोगे तो हमेशा एग्जैक्टली वन वाला ही पार्ट आएगा उसमें, ठीक है सर, क्लियर है?
ये लिख लेना, ये वाला दोनों पार्ट और लिख लेना एक बार, और ये वाला स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। सर हम्म, सर तो जो अपन ने सर जो n इंडिपेंडेंट इवेंट है सर A1 से लेकर AN तक, हम्म। तो सर इनमें एटलीस्ट 1 की बात है, तो सर इनको ऐसा लिख देंगे फिर PA प्लस PB अप टू PN माइनस PA इंटू PB PC अप टू PN तक। नहीं, एक बार वापस से बोलो तो, इसके लिए बोल रहे हो ना एटलीस्ट वन हाँ वाले? हाँ हाँ, क्या वापस तो से इसके बोलो। लिए ऐसा नहीं लिखेंगे कि PA प्लस PB प्लस PC से लेकर PN तक माइनस PA इंटू PB इंटू PC अप टू PN तक। मतलब वो आप, मुझे लग रहा है वो A यूनियन B यूनियन C वाला फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो क्या? हाँ सर ऐसे नहीं बनेगा। नहीं, बन तो जाएगा, पर वो A यूनियन B यूनियन C वाले फॉर्मूले में बीच में भी तो और भी तो टर्म आती है ना, केवल यही थोड़ी ना आता है सबका एडिशन और बाद में सबका मल्टीप्लिकेशन ही थोड़ी ना आता है, बीच में भी ठीक जैसे अभी आप 3 के टर्म 3 वाला फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो अपन हाँ ने हाँ क्या सर, वो लिखा था हाँ ना, सर ठीक आपको वो समझ चल गया। जाएगा, वो कर सकते हो आप, उस ठीक फॉर्मूले ठीक का कर दो। जैसे अभी ठीक 3 ठीक के लिए करना होगा ना, तो आप A यूनियन B यूनियन C में PA प्लस PB प्लस PC हाँ माइनस सर PA इंटू PB हाँ माइनस सर PB इंटू PC यस सर ठीक माइनस क्लियर। PC इंटू PA प्लस PA इंटू PB, वो कर सकते हो, यस सर वो चल ठीक। जाएगा, है ना? तो वो इसीलिए तो इस फॉर्मूले का पता है सबसे अच्छा यूज यही है कि अब आप बताओ कि यदि मैं 3 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बताओ, तो ये यूज करना ज्यादा आसान है कि वो जो अभी मैंने इतना बड़ा बोला PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA? सर यही ज्यादा आसान। सर लैग हो रहा है सर, और आपका वीडियो भी अटक रही है। हाँ सर। सर कुछ दिख नहीं रहा सर। सर माइक ऑफ है सर। आ तो रही है। आ रही है आ रही है। नहीं, माइक ऑफ था ना। हाँ, अब सही आ रहा है क्या आवाज? और ठीक अब आ यस सर क्लियर। यस सर अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, a problem is given to 3 students A, B and C. A problem is given to 3 students A, B and C. Probability of solving the problem by A, B and C, by A, B and C are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. सर प्रॉब्लम्स के बाद क्या था? Probability, a problem is given to 3 students A, B and C. The probability of solving the problem by A, B and C are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively.
1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability that डैश लगा के फर्स्ट लिखिए, डैश लगा के फर्स्ट लिखिए, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, और सेकंड लिखिए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय exactly one student. Problem will be solved by exactly one student. ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जैसे हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कर भी सकता हो कि जैसे ए सॉल्व कर रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, सी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो पीए, पीबी और पीसी कैसे इवेंट्स बोलोगे आप? इंडिपेंडेंट बोलोगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलोगे कि नहीं बता सकते? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलेंगे ऑब्वियसली। Yes, sir. है बी को मतलब ही नहीं है, बी सॉल्व कर रहा है तो सी को मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या पूछा गया आपसे? प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन स्टूडेंट। प्रॉब्लम कब सॉल्व हो पाएगी अपनी? जब भाई कम से कम एक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट बोल ही रहे हो तो 1 माइनस P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C बार। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अभी जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस P ऑफ A बार 1/2 B बार 1/3 एंड C बार 1/4। 1/2 2/3 3/4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दैट कम्स टू बी 3/4। बोलो ठीक है? Yes, sir. सेकंड केस एग्जैक्टली वन। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। ए सॉल्व कर दे, बी नहीं कर पाए, सी नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट में चलने दो सीधा। बी सॉल्व कर दे, ए नहीं कर पाए और सी नहीं कर पाए, और या फिर ए नहीं कर पाए, बी नहीं कर पाए और सी सॉल्व कर दे। एग्जैक्टली वन। ठीक है, अच्छा करना तीनों को है, एक्सपेरिमेंट तो तीनों का हो रहा है, आपने प्रॉब्लम तो तीनों को दी है तो आउटकम तो तीनों का आएगा, ए का भी आएगा। अब आपको एक एग्जैक्टली वन चाहिए तो अलग बात है, आपको प्रोबेबिलिटी सारी कंसीडर करनी पड़ेगी। और इंडिपेंडेंट है तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P of A बार A 1/2 B बार into C बार plus probability of A बार into B into C बार plus probability of A बार into B बार into C। तो 1/2 2/3 3/4 1/2 1/3 3/4 1/2 2/3 1/4 3 दूनी 6 3 9 2 11 11। सर हाँ फर्स्ट वाले केस में सर अगर मान लो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं आता तो सर अगर वो वैसे कर सकते थे P A यूनियन B यूनियन C। हाँ कर सकते थे ना, कर सकते थे। उसमें जितनी जैसे आगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B आता तो उसको PA PB हो जाता। हाँ चल जाएगा, आओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एक ही फॉर्मूला, वो एक ही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो हमेशा एप्लीकेबल है। देखो वो जो A यूनियन B यूनियन C वाला फॉर्मूला ना, वो तो हमेशा एप्लीकेबल है। बस उसमें अब आपको समझना ये पड़ेगा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिखोगे, PA इंटू PB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ध्यान रखना कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को PA इंटू PB, P इंटरसेक्शन B को PA इंटू PB तभी लिख सकते हो जब A और B इंडिपेंडेंट हो। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. हो गया सर. An anti-aircraft gun can take 4 shots towards the enemy plane. Gun takes all the 4 shots. Gun takes all the 4 shots irrespective of result of previous one. Irrespective of result of previous one. If probability of hitting the target by 4 shots are 0.4, 0.3, 0.2 and 0.2 respectively. Find the probability that plane gets hit. Find the probability that plane gets hit. Clear है question?
0.7312. हाँ सही है, सही है, विनोद का सही है आंसर। सर 0.7 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है ना, हाँ, 0.7 से कम थोड़ा। 0.7312 सही है, सही है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्या निकालना था? एटलीस्ट वन। क्योंकि उसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिट कर दिया कि भैया चारों शॉट लेने ही लेने हैं, पहली बात तो। और जब आप दूसरा शॉट लगा रहे हो तो पहले के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, दूसरा शॉट इंडिपेंडेंट टू फर्स्ट वन है, तीसरा इंडिपेंडेंट टू सेकंड वन है, इस तरह से चल रहा है, चारों शॉट लेने ही लेने हैं। तो प्लेन कब हिट करेगा? प्लेन तब हिट करेगा जब एटलीस्ट वन शॉट लग जाए, और चारों इंडिपेंडेंट है तो एटलीस्ट वन शॉट लगाना है। तो 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2। लास्ट वाला किस है? एटलीस्ट वन इवेंट, वन इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a given horse race, the odds in favor of 4 horses A, B, C, D are 1:3, 1:4, 1:5, and 1:6 respectively. Odds in favor of 4 horses A, B, C, D are 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 respectively. Assuming that a dead heat is impossible. Assuming that a dead heat is impossible, find the chance that one of them wins the race. सर ये डेड हीट का मतलब क्या है? हाँ, इसमें अच्छा ये बताना भूल, डेड हीट अपन बोलते हैं हॉर्स रेस में, टाई होने को डेड हीट बोलते हैं हॉर्स रेस में। तो डेड हीट इज इम्पॉसिबल मतलब ये कि टाई नहीं होगा, कोई एक ही जीतेगा।
सर 63/70 63/70 70 नो नहीं, ये विनोद का भी गलत है, कुलदीप का भी आंसर गलत है। सर कर रहे हैं, हैं? थोड़ा सा और बच्चा सॉल्व कर रहे हैं। भाई ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी तो निकल जाएगी ना। ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी, मान लो ए के लिए ऑड्स इन फेवर 1:3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। ये होता है ना 1/1 + 3। इसके लिए 1/4 है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/1 + 4 हो जाएगी, दैट इज 1/5। बिल्कुल इससे इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब ये बताओ कि ये चारों इवेंट्स है कैसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट की नहीं पता लग रहा, बताओ। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी और सी के जीतने की और डी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये चारों इवेंट्स इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि ए अलग से जीत जाएगा, बी अलग से भी जीत जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी भी जीत सकता अलग से, सी भी अलग से जीत सकता, ऐसा है क्या? एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। ये स्टेटमेंट दिया इसीलिए साफ साफ, ये अलग से एक लाइन जो लिखी है ना, assuming that a dead heat is impossible, ये दिया इसीलिए कि डेड हीट इम्पॉसिबल मतलब ये हुआ कि टाई नहीं हो सकता, दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो आएगी सही। एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे को डिनाई कर दे रही है, एक का होना दूसरे को डिनाई कर दे रहा है। ए जीत गया तो बी जीत ही नहीं सकता, फिर तो डिपेंडेंसी आ गई ना। फिर तो बी जीत गया तो बाकी तीन जीत ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ए का होना नहीं होना कहीं ना कहीं बीसीडी पे डिपेंड कर रहा है। सर ये ऑड इन फेवर का मतलब भी पता नहीं था, मतलब ऑड्स इन फेवर का मतलब शायद बताया था कि नहीं मैंने शुरू में? यस सर बताया था। हाँ सर बताया था। बता देता हूं मैं फिर से। ऑड्स इन फेवर होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो यदि कभी आपको ऑड्स इन फेवर दिया जाए तो आप उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। उससे आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि लेट्स से ये m/n है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m/m+n, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल मतलब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, दैट इज m+n। तो p ऑफ a हो जाएगा m/m+n। तो इसलिए जैसे ऑड्स इन फेवर 1/3 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/1 + 3 1/4। तो ऐसे सबकी प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पर आते हैं। फाइनली अपने को पता लगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ठीक है। तो अब निकालना क्या है अपने को, एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन क्या निकालना है? एटलीस्ट वन निकालना है, एग्जैक्टली वन निकालना है। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम मिस द रेस। सर एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन। और वैसे भी अभी हाल एक पॉइंट बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप एटलीस्ट वन बराबर एग्जैक्टली वन ही होता है। हालांकि वैसे अपने को एग्जैक्टली वन ही निकालना था, वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक जीते। एग्जैक्टली वन निकालना था तो एग्जैक्टली वन मतलब एटलीस्ट वन है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, चारों को ऐड कर दो आप बोलोगे सर इसका ये कौन सा फॉर्मूला, ये वही बड़ा सा जो फॉर्मूला आता है, लेकिन इसके आगे के सारे इंटरसेक्शन वाले जो पार्ट्स हैं वो जीरो हो गए। जैसे अपन 3 का फॉर्मूला लिखते हैं ना, PA + PB + PC - P of A इंटरसेक्शन B P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन से A, ऐसे 4 का लिखते हैं तो 4 के कैसे लिखते हैं आप, PA + PB + PC + PD माइनस इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐसे लिखते हैं ना, वो सब जीरो हो गया क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं कुछ भी, तो सीधे सीधे ये हो गया। मतलब कुल मिला के आपको चारों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, चारों की प्रोबेबिलिटी को ऐड। सर इधर वो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो जाता इधर?
इसमें हाँ नहीं मतलब तो वही होगा ना, मतलब थोड़ी ना चेंज होगा। इंटरसेक्शन बी का मतलब तो हमेशा वही रहेगा, ए और बी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है। ए और बी दोनों एक साथ जीत ही नहीं सकते, तो इसलिए वो पार्ट 0 होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। फॉर्मूला मतलब तो वही रहेगा, वो तो फॉर्मूला भी पूरा रहेगा, लेकिन उन सब की वैल्यू आप चाहो तो आगे 0 0 0 वो सब 0 आ जाएगी इंटरसेक्शन। तो मतलब सीधे सीधे देखो हो क्या रहा है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाता है ना तो जनरली ऐड हो जाता है और इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो जाता है बस। ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपन? यस सर सर लेकिन इधर बोला है कि वन ऑफ देम विन रेस, हाँ हाँ ठीक है। तो सर इसमें फिर अपन एटलीस्ट वन वाला कैसे लगा देंगे? एक बात और बताई थी ना फिर से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एटलीस्ट वन बराबर एग्जैक्टली वन ही होता है। तो भले ही फॉर्मूला वाइज आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एटलीस्ट वन का फॉर्मूला लगा दिया, पर एटलीस्ट वन और एग्जैक्टली वन एक ही बात होगी ना यहाँ पे तो। यस सर ठीक। है ना भाई, जैसे आप 3 सर्कल में ऐसा दे दूं आपको, अब इसमें आप ए यूनियन बी यूनियन सी भी निकालोगे तो एग्जैक्टली वन ही निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों सर्कल में जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो एग्जैक्टली वन ही है। बोलो क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। इस पर नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और प्रॉब्लम्स अपन लेके फिर अपन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम वाले केस पर अपन आएंगे। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।